हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम कुछ और थ्योरम्स और कुछ और रिजल्ट्स करने वाले हैं सीक्वेंसेस इन अ मीट्रिक स्पेस के ऊपर। तो आपकी नेक्स्ट थ्योरम है अ पॉइंट ए इज़ अ लिमिट पॉइंट ऑफ अ सबसेट ए ऑफ अ मीट्रिक स्पेस एक्स डी इफ एंड ओनली इफ there is a sequence an of points of a distinct from a such that an converges to a। क्या कहती है ये थ्योरम कि अगर आपके पास एक मीट्रिक स्पेस है एक्स टी और उसका एक सबसेट है ए, आपको एक पॉइंट दिया हुआ है ये वाला ए, ये इसका लिमिट पॉइंट होगा। अब लिमिट पॉइंट सेट के अंदर भी हो सकता है, बाहर भी। सपोज मैं अंदर बना रही हूँ, तो ये अगर ए इस कैपिटल ए का लिमिट पॉइंट है तो आपको एक सीक्वेंस मिलेगी कैपिटल ए के अंदर, A1, A2, A3 एंड सो ऑन सपोज, जो इस ए को कन्वर्ज करेगी। अगर ये लिमिट पॉइंट बाहर है तो भी ऐसे ही हो रहा है कि अगर आपके पास कैपिटल ए जो इसका सबसेट है एक्स का, अगर स्मॉल ए इसका लिमिट पॉइंट है तो एक सीक्वेंस मिलेगी कैपिटल ए के मेंबर्स की, जो इस सीक्वेंस इस ए को कन्वर्ज करेगी। और स्पेशल बात ये है कि वो जो सीक्वेंस है उसके सारे मेंबर्स इस ए से डिस्टिंक्ट होने चाहिए। ए उसका अगर वो सेट में है ए, तो अगर जो सीक्वेंस मिल रही है वो ए नहीं होना चाहिए कोई भी मेंबर उसका, सारे टर्म्स कैसे होने चाहिए, डिस्टिंक्ट फ्रॉम ए। और कन्वर्सली अगर आपको कोई सीक्वेंस मिल रही है ए में जो इस ए को कन्वर्ज कर रही है, तो ये ए इस कैपिटल ए का क्या बन जाएगा, लिमिट पॉइंट। तो स्टार्ट करते हैं, ये आपका इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट है। फर्स्ट पार्ट, सपोज करते हैं लेट ए इज द लिमिट पॉइंट ऑफ ए। अगर स्मॉल ए कैपिटल ए का लिमिट पॉइंट है तो हमने दो डेफिनेशंस करी थी लिमिट पॉइंट्स की, मैं सेकंड डेफिनेशन यूज़ कर रही हूँ। तो क्या कहती है वो डेफिनेशन कि ए पर सेंटर्ड हर स्फेयर में कैपिटल ए के कितने पॉइंट्स होंगे, इन्फाइनाइटली मेनी। तो देन फॉर ईच एन, हर स्फेयर कर रहा है, कोई भी मैं नेचुरल नंबर ले लूँ, जो ये वाला स्फेयर होगा S1/n है, यानी मैंने सेंटर तो ए ही लेना है, रेडियस कोई भी हो सकता है। तो मैंने रेडियस को कैसे लिख लिया, 1/n। अब अगर n को मैं वेरी करूँगी तो एक बार रेडियस 1 होगा, फिर n को 2 लिखूँगी तो 1/2, 1/3, 1/4। तो ये जितने भी स्फेयर्स आएंगे, हर स्फेयर की इंटरसेक्शन ए के साथ कैसी आ रही है, इन्फाइनाइटली मेनी मेंबर्स की। यानी हर स्फेयर ए के ऊपर सेंटर्ड कैपिटल ए के कितने पॉइंट्स अपने पास रख रहा है, इन्फाइनाइटली मेनी। देन फॉर ईच एन दिस कंटेन्स infinitely many points of A for n is equal to 1। पहले मैंने n is equal to 1 लिया तो मेरा स्फेयर क्या बनेगा, A centered radius 1, S1A contains infinitely many points ऑफ ए। सिमिलरली बाकी भी करेंगे। तो इसके पास अगर बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेट कर लेते हैं, एक पॉइंट मैं ऐसा ले रही हूँ इसका, उसका नाम है A1 रख रही हूँ, सच डैट A1 A के इक्वल नहीं है। अगर इसके पास इन्फाइनाइटली मेनी पॉइंट्स हैं तो अगर A तो है ही है इसके पास, A इसका सेंटर है, तो A के अलावा कोई तो और ज़रूर होगा ना, उसका नाम मैंने क्या रख लिया, A1। और A1 कैसा लिया, A के अलावा, यानी A1 A के इक्वल नहीं है। सिमिलरली फॉर n इज इक्वल टू 2, जो S 1/2 बनेगा इस बार, दिस कंटेन्स इन्फाइनाइटली मैनी पॉइंट्स ऑफ ए। तो बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, तो मैं उसमें से कौन सा ले रही हूँ, A2 ऐसा ले रही हूँ जो इस स्फेयर में हो। और ध्यान इस बात का रखना है कि ये जो A2 है A के बराबर ना हो, क्योंकि A तो इसके पास पक्का होगा। A1 है या नहीं है, लेकिन हमने ध्यान रखना है अगर A1 भी उसके अंदर है तो A2 A1 के बराबर ना हो। यहाँ ये इसलिए पॉसिबल है कि इन्फाइनाइटली मैनी पॉइंट्स हैं। अगर इन्फाइनाइटली मैनी पॉइंट्स हैं आपके पास तो आप इतना तो कर ही सकते हो कि जो आप पॉइंट उठा रहे हो वो इन दो के बराबर ना हो। सिमिलरली S1/3, अब हमने पूरा चाहे ना लिखें, जो n को 3 पुट करके आएगा, कंटेन्स A3, दैट इज एक पॉइंट इसका ले रही हूँ मैं A3, सच डैट ऐसी सिलेक्शन हम कर सकते हैं ये A3 ना तो A के इक्वल हो, ना A1 के, ना A2 के।
इन दिस वे हमें क्या मिल गई, एक सीक्वेंस मिल गई. वी हैव अ सीक्वेंस an, हमें एक सीक्वेंस मिल रही है a1 a2 a3 एंड सो ऑन. कहाँ पर, इन कैपिटल ए. कहाँ मिल रही है ये सीक्वेंस आपको, कैपिटल ए में, क्योंकि ये सारे स्फीयर्स कहाँ ले रहे हो आप, कैपिटल ए में. सच दैट ऑल एएन्स, जितने भी एएन्स हैं इनमें से कोई भी ए नहीं है. दीज आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम दैट पॉइंट ए. जो आपका ए था, जो लिमिट पॉइंट था, उससे सारे डिफरेंट. आपने हर में ये लिखी है बात. अब सिर्फ क्या दिखाना रह गया, एक सीक्वेंस तो मिल गई, सारे पॉइंट्स ए से डिस्टिंक्ट हैं, बस ये दिखाना है ये सीक्वेंस ए एन इस ए को कन्वर्ज कर जाए. अब ए एन ए को कन्वर्ज दिखाने के लिए अगर आप ध्यान से देखो, जो ए वन था वो इसको बिलोंग कर रहा था, ए टू इसको बिलोंग कर रहा था, ए थ्री इसको बिलोंग कर रहा था. तो अगर मैं सोचूं ए एन किसको बिलोंग करेगा, इसको, ये हमने सोचना है, अभी लिखेंगे बाद में. तो अगर ए एन इसको बिलोंग कर रहा है तो ए एन और ए का इन जर्नल डिस्टेंस किससे छोटा आ रहा है, 1/n से, क्योंकि ए वन ए का डिस्टेंस 1 से छोटा, ए टू ए का डिस्टेंस 1/2 से. अगर मैं यहाँ से लिखूँ ए थ्री और ए का 1/3 से एंड सो ऑन. नाउ डिस्टिंक्ट फ्रॉम ए. अब हम क्या करते हैं, लेट, क्योंकि हमने कन्वर्जेंस दिखानी है, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन एंड चूज एन नॉट ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन. मैंने एक एप्सिलॉन लिया और एक एन नॉट ले लिया. ये आपको याद रखना पड़ेगा क्यों आया ऐसा, अभी ये भी क्लियर हो जाएगा. एन नॉट किससे बड़ा लिया, 1/एप्सिलॉन से. देन फॉर, अब आप एन, कोई भी एन नॉट से बड़ा ले लो, क्या होगा, ए एन और ए के बीच का डिस्टेंस. ए एन और ए के बीच का डिस्टेंस किससे छोटा आ रहा है, वो तो इन्हीं से आ रहा है, 1/n से. अब n n नॉट से बड़ा है तो 1/n नॉट से छोटा होगा, तो 1/n छोटा हो गया 1/n नॉट से. यहाँ रीज़न क्या लिखोगे, बिकॉज n आपने किससे बड़ा लिया, n नॉट से. और n नॉट मैंने कहा था ये स्पेशली लिया हमने. n नॉट कैसे, जैसे मान लो आपने एप्सिलॉन लिया 2, तो n नॉट जान के 1/2 से बढ़ा लोगे. एप्सिलॉन लिया 3, जो भी आप एप्सिलॉन ले रहे हो, n नॉट मैंने रिस्ट्रिक्शन लगा दी इससे बड़ा हो. तो अगर n नॉट 1/एप्सिलॉन से बड़ा है तो 1/n नॉट किससे छोटा होगा, एप्सिलॉन से. तो ये क्वांटिटी किससे छोटी आ गई, एप्सिलॉन से. तो डी ऑफ ए एन ए लेस देन एप्सिलॉन आ रहा है और कंडीशन क्या है, n ग्रेटर देन n नॉट. एंड देयरफॉर डी ऑफ ए एन ए इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन n नॉट. ये किसकी डेफिनेशन है, कन्वर्जेंस की. इसका मतलब ये जो आपने सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट करी है ये कन्वर्ज कर रही है ए को. अब इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं. सेकेंड पार्ट सिंपल है इसका बहुत. सेकेंड पार्ट में आपने क्या प्रूव करना होगा कि अगर आपको कैपिटल ए के मेंबर्स की एक सीक्वेंस मिल रही है जिसके सारे पॉइंट्स ए से डिस्टिंक्ट हैं और ए एन ए को भी कन्वर्ज कर रहा है, आपने ए को क्या दिखाना है, लिमिट पॉइंट. तो लेट ए एन बी अ सीक्वेंस इन ए such that all ANs are distinct from A. एक तो सारे मेंबर्स डिस्टिंक्ट हैं एंड जो ए एन है वो ए को कन्वर्ज कर रही है एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी. हम क्या क्लेम करेंगे, वी क्लेम ए इज लिमिट पॉइंट ऑफ ए. ये हमारा क्या चल रहा है, कन्वर्स पार्ट, क्योंकि हमारा रिजल्ट कैसा है, ये इफ एंड ओनली बोथ वेज है. अब इसको करने के लिए हम स्टार्ट करते हैं, इसकी डेफिनेशन लगाते हैं. नाउ an converges to a, therefore for given epsilon greater than 0 there exists a positive integer n naught such that an और a का डिस्टेंस एप्सिलॉन से छोटा होगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन n नॉट. ये कौन कह रही है, कन्वर्जेंस की डेफिनेशन. अगर ऐसा हो रहा है इसका ये भी तो मतलब है कि an बिलोंग कर रहा है उस स्फीयर को जिसका सेंटर a है और रेडियस एप्सिलॉन है फॉर ऑल n ग्रेटर देन n नॉट. यानी n नॉट के बाद सारे लोग, सारे सीक्वेंस के मेंबर्स इस स्फीयर में जा रहे हैं. ये स्फीयर कैसा है, a पर सेंटर्ड है और रेडियस आर्बिट्ररी है क्योंकि एप्सिलॉन कुछ भी हो सकता है, आपने एक एप्सिलॉन लिया. दिस इम्प्लाइज एवरी स्फीयर ऑन a contains infinitely
मैनी पॉइंट्स ऑफ ए। आपने कहा एक स्टेज के बाद सारे मेंबर्स इस स्फीयर में जा रहे हैं। ये मेंबर्स कहाँ के हैं? ये मेंबर्स तो सारे कैपिटल ए में, क्योंकि जो आपने सीक्वेंस उठाई हुई है वो ए से उठाई हुई है। तो इसका मतलब ए पर सेंटर्ड एप्सिलॉन रेडियस के स्फीयर में इन्फिनिटली, एक स्टेज के बाद सारे जा रहे हैं मतलब इन्फिनिटली मैनी मेंबर्स हैं। तो इसका मतलब हर स्फीयर के पास, ए पर सेंटर्ड हर स्फीयर के पास कैपिटल ए के इन्फिनिटली मैनी मेंबर्स हैं। एंड दिस इम्प्लाइज ए इज लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन यही कहती है, लिमिट पॉइंट ऑफ ए। यही आपको प्रूव करना था। नाउ जैसे हमने मीट्रिक स्पेस में कन्वर्जेंस पढ़ी सीक्वेंस की, नेक्स्ट हमारे पास कंसेप्ट है कॉशी सीक्वेंस। कॉशी सीक्वेंस आप सब ने रियल लाइन पे पढ़ी हुई है। आज हम किस पर पढ़ने वाले हैं? मीट्रिक स्पेस पे। तो नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट है कॉशी सीक्वेंस क्या होती है। क्या पढ़ा हुआ है हमने कॉशी सीक्वेंस? कि अगर आपके पास कोई सीक्वेंस है an, कब कहेंगे कि ये सीक्वेंस कॉशी है? अगर गिवन एप्सिलॉन के लिए आपको एक स्टेज मिल जाए, एक पॉजिटिव इंटीजर मिल जाए सच दैट उस स्टेज के बाद d ऑफ an am इज लेस देन एप्सिलॉन, यानी d ऑफ an am इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल। आई एम सॉरी, क्योंकि मैं आपको पुराना बता रही हूँ, तो यहाँ पर जो आपका डिस्टेंस है वो कैसे डिनोट होता था, ये पढ़ा हुआ है आपने कि an और am का डिस्टेंस किससे छोटा हो जाए? एप्सिलॉन से, फॉर ऑल nm ग्रेटर देन इक्वल टू n0। ये वो है जो आपने पढ़ा हुआ है। यहाँ क्या होगा कि अगर आपके पास एक मीट्रिक स्पेस है xt और एक सीक्वेंस है इसके अंदर, देन an इज कॉशी इफ, इसी के पैरेलल चलेंगे, फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर n0 सच दैट, बस यहाँ डिस्टेंस क्या हो जाएगा जो मैंने वहाँ पहले लिख दिया था, d ऑफ an am इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल nm ग्रेटर देन इक्वल टू n0। तो ये आपकी डेफिनेशन होगी कॉशी की। तो कॉशी ये कहता है कि एक स्टेज के बाद सारे के सारे मेंबर्स का आपस में डिस्टेंस किससे छोटा हो जाए? एप्सिलॉन से। अब आप लोगों ने एक कॉशी क्राइटेरिया पढ़ा हुआ है। कॉशी क्राइटेरिया क्या कहता था कि हर कॉशी सीक्वेंस कन्वर्जेंट है और हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस कॉशी है। यानी कन्वर्जेंट और कॉशी एक ही बात होती थी प्रीवियस क्लासेस में। क्यों? क्योंकि हम वहाँ रियल सीक्वेंसेस पढ़ते थे। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे पास यहाँ सीक्वेंसेस कहाँ हैं? मीट्रिक स्पेस में। हमेशा वो रियल सीक्वेंस नहीं होगी। तो यहाँ हमारे पास एक रिजल्ट है। ये थ्योरम क्या कहती है? एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज कॉशी बट नॉट कन्वर्सली। एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन कॉशी, आप इसको लिख सकते हो इन अ मीट्रिक स्पेस। इन अ मीट्रिक स्पेस आपने शो करना है हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस कॉशी होती है, लेकिन कन्वर्सली नहीं। अब वैसे ही बात बड़ी सिंपल सी है, अगर मैं आपको एक एग्जांपल से बताऊं, प्रूफ भी हम करेंगे। कन्वर्जेंट सीक्वेंस हमेशा कॉशी होती है, लेकिन उल्टा नहीं होता। कैसे? इसको आप एक एग्जांपल से कैसे याद रख सकते हैं? सपोज एक क्लास है, उसमें ये टेबल है, ये आपकी क्लास है, उसमें ये टेबल पड़ा हुआ है और यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। सपोज, ये सिर्फ एक एग्जांपल। अगर मैं ये कहती हूँ ये जो स्टूडेंट्स हैं ये मेरी सीक्वेंस हैं A1 A2 A3 और ये टेबल का नाम है A, तो ये जो सीक्वेंस है हमारे पास A1 A2 A3 A4 A5 एंड सो ऑन, अगर ये टेबल को कन्वर्ज कर रहे हैं, टेबल को कन्वर्ज कर रहे हैं का मतलब सारे टेबल के पास आ रहे हैं। यही मतलब है ना, एक स्टेज के बाद सारे टेबल्स के पास आ रहे हैं, सबका डिस्टेंस टेबल से एप्सिलॉन से छोटा होगा। एक स्टेज के बाद का मतलब हो सकता है कुछ बच्चे नहीं आ रहे, जो नहीं आ रहे वो फाइनाइट हैं, 1 2 3, तो बाकी सारे किसके पास आ रहे हैं? इस टेबल के पास आ रहे हैं। तो आप मुझे एक बात सोच के बताइए कि अगर ये सारे टेबल के पास आ रहे हैं, यानी अगर an a को कन्वर्ज कर रही है, तो सारे आपस में भी तो पास आ रहे हैं। अगर कोई सारे टेबल के पास आ रहे हैं तो आपस में भी पास आ रहे हैं। तो जैसे ही an a को कन्वर्ज करेगी, और पास आपस में पास आने का मतलब ही क्या होता है? कॉशी।
लेकिन सपोज ये सारी क्लास, ये स्टूडेंट्स कॉशी हैं, कॉशी मतलब आपस में पास पास हैं, लेकिन हो सकता है वो स्टूडेंट सारे के सारे इस कॉर्नर में इकट्ठे हो रहे हैं। तो अगर आपकी सीक्वेंस कॉशी है, ये तो इम्प्लाई कर दिया कि अगर एन ए के पास यानी टेबल के पास जा रहे हैं तो सारे आपस में पास पास हो रहे हैं, कॉशी हो रहे हैं। लेकिन अगर एन कॉशी है तो ये हम नहीं कह सकते कि एन सारे ए के पास ही जा रहे हैं, आपस में पास पास जा रहे हैं। हो सकता है इस कॉर्नर पे इकट्ठे हो रहे हैं, इस पर इस पर इस पर, लेकिन ज़रूरी तो नहीं है कि टेबल के पास जा रहे हैं। तो जनरली हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस कॉशी होती है, लेकिन कॉशी सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं होती। जहाँ पर कॉशी सीक्वेंस भी कन्वर्जेंट हो जाए, यानी कि आपका कन्वर्स होल्ड कर जाए, ऐसी स्पेस, ऐसी मीट्रिक स्पेस को क्या कहा जाता है? कंप्लीट। और जो हमारी रियल लाइन विद यूजुअल मीट्रिक है वो एक कंप्लीट स्पेस का एग्जाम्पल है। तभी जब हम पहले पढ़ते थे रियल लाइन पर सीक्वेंसेस यूजुअल मीट्रिक के साथ, वहाँ पर ये दोनों क्राइटेरिया बराबर थे, हर कन्वर्जेंट कॉशी और कॉशी कन्वर्जेंट। तो आज हम यहाँ पर ये प्रूव करने वाले हैं कि हर कन्वर्जेंट तो कॉशी होता है, लेकिन कॉशी कन्वर्जेंट हो, इसका हम एग्जाम्पल देंगे। तो पहले इसका प्रूफ देखते हैं। तो हमने सपोज कर लिया xt एक मीट्रिक स्पेस है एंड लेट ए एन बी अ सीक्वेंस इन x सच दैट ये ए एन कन्वर्ज कर रहा है किसको? a को, एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब हमने क्या प्रूफ करना है कि ये कॉशी हो जाए। स्टार्ट करते हैं। लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन। डेफिनेशन से दिखाएंगे। नाउ an a को कन्वर्ज कर रहा है एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो डेफिनेशन क्या कहती है? दिस इम्प्लाइज आपको एक स्टेज मिलेगी सच दैट an और a का डिस्टेंस उससे छोटा हो जाएगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट। यहाँ आप चाहो तो एडजस्टमेंट के लिए एप्सिलॉन बाई 2 यूज़ कर लो। इसको इक्वेशन फर्स्ट कह देते हैं। नाउ कंसिडर, अब किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस ले लो। एक पॉइंट है an, सीक्वेंस का एक मेंबर है an, एक am। इसको हम ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी से ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि मैंने क्या किया, बीच में a इंट्रोड्यूस कर दिया। अब हर मेंबर, ये n और ये n डिफरेंट है, यहाँ nm मैंने पर्टिकुलर लिए हैं, यहाँ ये क्या कह रहा है कि n नॉट के बाद सारे n ये काम कर रहे हैं। अब जो ये लाइन कह रही है फर्स्ट इक्वेशन, ये क्या कह रही है कि n नॉट के बाद सबका डिस्टेंस a से एप्सिलॉन बाई 2 से छोटा है। यानी कि फॉर एग्जांपल n नॉट 5 है, यानी कि a5, a6, a7, a8, n नॉट के बाद सबका a से डिस्टेंस एप्सिलॉन बाई 2 से छोटा है। तो अगर an और a का डिस्टेंस लें एप्सिलॉन बाई 2 से छोटा, और am और a और am एक ही बात है। ये कब होगा? सिर्फ तब अगर ये n और m दोनों किससे बड़े होंगे, और ये टोटल क्या आ गया? एप्सिलॉन। तो अगर हम इकट्ठा करके लिखें, आपके पास क्या आ गया? d ऑफ an am इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल nm ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट। तो आपने क्या प्रूफ कर दिया कि सीक्वेंस आपकी कन्वर्ज थी, वो क्या आ गई? कॉशी। एंड देयरफॉर an इज कॉशी इन x। तो यानी हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस कॉशी होगी। ये तो हो गया। अब इसका कन्वर्स होल्ड नहीं करता, यानी हमें एक ऐसा एग्जाम्पल देना है कि आपकी सीक्वेंस कॉशी हो लेकिन कन्वर्ज ना करे। एग्जाम्पल देखिए। लेट आप x ले लीजिए 0,1, यानी मेरी स्पेस ये है विद यूजुअल मीट्रिक। यूजुअल मीट्रिक का क्या मतलब है? दैट इज कि जब भी दो पॉइंट्स का बीच का डिस्टेंस लोगे इस स्पेस में तो वो मॉड डिस्टेंस है। देन an इज इक्वल टू 1/n इज कॉशी बट नॉट कन्वर्जेंट। आपने ये शो करना, हम ये शो करेंगे। तो आपको एक एग्जाम्पल मिल जाएगा एक ऐसी स्पेस का। ये स्पेस है आपकी, ये उस पर मीट्रिक है, ये वो सीक्वेंस है जो कॉशी आएगी लेकिन कन्वर्जेंट नहीं आएगी। तो इसके लिए सबसे पहले इसको कॉशी प्रूफ करते हैं। लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 भी गिवन। अब आपने एप्सिलॉन ले लिया ग्रेटर देन 0 और आपने इसको कॉशी दिखाना है, तो क्या कंसिडर करोगे? दो पॉइंट्स का आपस में डिस्टेंस।
अब ये मीट्रिक आपके पास वो है तो सीधा 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, an माइनस am, ऐसे लिखते हैं ना, an माइनस am, और an क्या है 1/n, am आ गया आपके पास ये, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब आपने करना क्या होता है, ये क्वांटिटी एप्सिलॉन से कब छोटी होगी, व्हेन, ये क्योंकि पॉजिटिव है मॉड हटा सकते हैं, ये क्वांटिटी एप्सिलॉन बाई 2 से छोटी हो जाए एंड 1/m भी किससे छोटा हो जाए, यानी ये क्वांटिटी एप्सिलॉन से तभी छोटी होगी ना अगर ये दोनों या तो एप्सिलॉन से छोटे हो जाएंगे या एप्सिलॉन बाई 2 से। तो यहाँ से आप इसको लिख सकते हो, इफ़, इसका क्या मतलब है, n किससे बड़ा हो जाए, दोनों का क्या ले लो, रेसिप्रोकल, और m भी किससे बड़ा हो जाए, डैट इज़ n और m दोनों किससे बड़े हो जाएं, और इसी का नाम n0 रख दो। तो आपके पास क्या आ गया, देयरफॉर an माइनस am लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल nm ग्रेटर देन इक्वल टू आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो n0। तो ये आपके पास कैसी आ गई, कॉशी, यानी आपने एक n0 ढूंढ के दिखा दिया। n0 क्या आया, 2/एप्सिलॉन, यानी आप जो भी एप्सिलॉन ले रहे हो n0 क्या ले लो, 2/एप्सिलॉन, तो an माइनस am का डिस्टेंस उस एप्सिलॉन से छोटा हो जाएगा n0 स्टेज के बाद। लेकिन अब हम सबको पता है कि जो ये सीक्वेंस है an, ये किसको कन्वर्ज करती है, ज़ीरो को, लेकिन ज़ीरो कहाँ नहीं है आपके x में, आपका x ही है ना, तभी यहाँ से हमने ओपन इंटरवल रखा है जान के। तो अब ये सीक्वेंस कॉशी आ गई, जो आपकी सीक्वेंस an है, दिस इज कॉशी, कन्वर्ज कर रही है, लेकिन कहाँ नहीं कर रही, हमारे स्पेस में नहीं कर रही, क्योंकि इसके अंदर ज़ीरो नहीं है, बट नॉट कन्वर्जेंट। तो कॉशी तो होगी, कन्वर्जेंट नहीं है। तो आपने एक एग्जाम्पल दे दिया एक ऐसी सीक्वेंस का जो कॉशी है लेकिन कन्वर्जेंट नहीं है। एक और बात, यही सेम एग्जाम्पल आपका होल्ड कर सकता है एक ऐसी स्पेस का एग्जाम्पल जो कंप्लीट नहीं है। क्यों, इसका मतलब जो ये स्पेस है इस मीट्रिक के साथ इज़ नॉट कंप्लीट। कैसे, क्योंकि आपने इस स्पेस में एक ऐसी सीक्वेंस का एग्जाम्पल दे दिया जो कॉशी है और कन्वर्जेंट नहीं है। और मैंने अभी आपको बताया कंप्लीट क्या होता है, मैंने आपको बताया कि हर कन्वर्जेंट कॉशी होती है, कन्वर्स होल्ड नहीं करता, लेकिन जहाँ कन्वर्स भी होल्ड कर जाए वो स्पेस कंप्लीट होती है, और यहाँ कन्वर्स होल्ड नहीं कर रहा, यानी हर कॉशी कन्वर्जेंट नहीं हो रही। ये वाली सीक्वेंस कॉशी है लेकिन कन्वर्जेंट नहीं है। इसका मतलब यही एग्जाम्पल आपका वर्कआउट कर सकता है एक ऐसी स्पेस का एग्जाम्पल जो कंप्लीट नहीं है। नेक्स्ट, मैंने आपको पहले भी कहा कि जो रियल लाइन है वो आपके पास एग्जाम्पल है किसका, जो कंप्लीट स्पेस है। एक और चीज़, एक और एग्जाम्पल कंप्लीटनेस के ऊपर, शो डैट डिस्क्रीट स्पेस वही 0 1 वाली, इसको ट्रिवियल स्पेस भी कहते हैं। डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस इज कंप्लीट। आपने शो करना है कि डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस कैसी हो, कंप्लीट। अब इसका सोल्यूशन, किसी भी स्पेस को कंप्लीट दिखाने का तरीका क्या होता है, हमें पता है कन्वर्जेंट हर जगह कॉशी होती है, जहाँ ये उल्टा होल्ड कर जाए, वैसे नहीं होता इन जनरल, लेकिन अगर कॉशी कन्वर्जेंट हो जाए तो आपकी स्पेस क्या हो जाती है, कंप्लीट। इसका मतलब मुझे सिर्फ ये चेक करके देखना है यहाँ पर कि यहाँ हर कॉशी सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो रही है। तो स्टार्ट करते हैं, लेट xt बी डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस। अगर ये डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस है, इसका मतलब यहाँ पर d ऑफ एक्स वाई कैसे डिफाइंड होगा, 0 इफ़ x इज़ इक्वल टू y एंड 1 इफ़ x इज़ नॉट इक्वल टू y। नाउ हम कंसिडर करते हैं, कंसिडर an बी कॉशी सीक्वेंस इन x। मैंने यहाँ पर एक कॉशी सीक्वेंस ली, मैंने चेक करना है क्या ये कन्वर्ज करेगी। अब an अगर कॉशी है तो क्या होगा, हर एप्सिलॉन के लिए एक स्टेज मिलेगी, उसके बाद सीक्वेंस के सारे मेंबर्स का डिस्टेंस आपस में एप्सिलॉन से छोटा होगा। ये कॉशी की डेफिनेशन कहती है। तो ये कॉशी की डेफिनेशन कहती है इफ़ वी टेक, हर एप्सिलॉन के लिए आप एप्सिलॉन को ले लीजिए 1/2, आप 1/3 1/4 कुछ भी 1 से छोटा ले सकते हो। इफ़ वी टेक एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1/2, देन क्या होगा, सभी सीक्वेंस के मेंबर्स इज़ लेस देन 1/2, क्योंकि एप्सिलॉन है
आपको एक स्टेज मिलेगी ना, एन नॉट देयर एग्जिस्ट एन नॉट सच दैट डी ऑफ ए एन ए एम इससे छोटा होगा फॉर ऑल एन एम ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट। अब दो चीज़ों का डिस्टेंस हाफ से छोटा है, लेकिन यहाँ तो दो चीज़ों का डिस्टेंस या 1 है या 0 है, तो अगर हाफ से छोटा तो एक ही ऑप्शन बनती है, 0 होगा। दिस इम्प्लाइज ए एन और ए एम के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, 0, क्योंकि हाफ से छोटे के लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन है। एंड दिस इम्प्लाइज जब भी डिस्टेंस 0 हो तो मेट्रिक क्या कहती है, ए एन इज इक्वल टू ए एम फॉर ऑल एन एम ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट। इस लाइन का क्या मतलब है, ये लाइन कहती है कि एन नॉट स्टेज के बाद सारे पास पास थे, लेकिन यहाँ पर वो कंडीशन किस में चेंज होगी, डिस्क्रीट में, ए एन इज इक्वल टू ए एम फॉर ऑल एन एम ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट। फॉर एग्जाम्पल इसकी वैल्यू 5 है। इसका मतलब जो आपकी सीक्वेंस थी एंड सो ऑन, 5th स्टेज के ऑनवर्ड्स सारे मेंबर्स आपस में इक्वल हैं, यानी A5, A6, A7, A8 सारे आगे के इक्वल हैं। तो सपोज सारे इक्वल हैं, सबकी वैल्यू A है, मतलब सिर्फ इनफाइनाइट को छोड़कर बाकी सारे क्या हैं, A हैं। तो क्या ये सीक्वेंस A को नहीं कन्वर्ज कर जाएगी, क्योंकि एक स्टेज के बाद, इसी स्टेज के बाद सबका डिस्टेंस A से 0 आ रहा है, यानी एप्सिलॉन से छोटा। एंड दिस इम्प्लाइज ए एन कन्वर्जेस टू A। यानी आपने सिर्फ एक कॉची सीक्वेंस उठाई थी, लेकिन डिस्क्रीट के इस बिहेवियर की वजह से वो सीक्वेंस कैसी होगी कि एक स्टेज के बाद सारी टर्म सेम है, तो जो भी वो वैल्यू है सेम, वो सीक्वेंस उसी को कन्वर्ज करेगी। एंड देयरफॉर आपने आर्बिट्री सीक्वेंस उठाई थी, एवरी कॉची सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट एंड दिस इम्प्लाइज X इज कंप्लीट। इसका मतलब ट्रिवियल मीट्रिक स्पेस या डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस हमेशा कैसी होती है, कंप्लीट। नेक्स्ट एक और डेफिनेशन है हमारे पास, सब सीक्वेंस। सब सीक्वेंस आपने रियल सीक्वेंसेस में भी पढ़ा हुआ है। सब सीक्वेंस क्या था हमारे पास, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ये है 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर्स की सीक्वेंस है, तो अगर मैं लूँ 2 4 6 एंड सो ऑन, और मैं ले लूँ 3 6 9 3 के मल्टीपल्स, ये दोनों इसके सब सीक्वेंसेस हैं। यानी अगर आपके पास एक सीक्वेंस हो ए एन, तो ए के एन इसकी सब सीक्वेंस तब होती है, यहाँ के एन, जैसे यहाँ एन है, ये तो नेचुरल नंबर्स है, यहाँ के एन भी क्या है, एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। और इस बात का ध्यान रखना है कि जब आप सब सीक्वेंस लेते हो तो ऑर्डर नहीं चेंज होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 9 6 के बाद आ रहा है ओरिजिनल सीक्वेंस में, तो यहाँ पर भी बाद आना चाहिए। अगर आप ऐसे लिख लोगे इसको, सॉरी 3 9 6, तो ये सब सीक्वेंस नहीं है। जो ऑर्डर ओरिजिनल सीक्वेंस में है वही ऑर्डर सब सीक्वेंस में भी होना चाहिए। फिर एक रिजल्ट आप लोगों ने पढ़ा हुआ है छोटा सा, कि अगर कोई सीक्वेंस ए एन ए को कन्वर्ज करती है तो सब सीक्वेंस, उसकी हर सब सीक्वेंस भी उसी पॉइंट ए को कन्वर्ज करेगी। सेम थ्योरम हमारे पास मीट्रिक स्पेसिस में भी है। तो लेट एक्स टी बी अ मीट्रिक स्पेस एंड ए एन एक सीक्वेंस है, ए एन बी अ सीक्वेंस in X such that an converges to A as n tends to infinity, then every subsequence of an is also convergent to A। सबसीक्वेंस का यहाँ नाम भी मेंशन कर देते हैं, इस तरह से लेंगे हम कि अगर ए एन ए को कन्वर्ज कर रही है तो उसकी हर सब सीक्वेंस भी उसी ए को कन्वर्ज करेगी। स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। तो कन्वर्जेंस दिखानी है तो एक एप्सिलॉन ले लेते हैं। लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन। नाउ ए एन ए को कन्वर्ज कर रही है, therefore there exists a positive integer n naught such that a n और a का डिस्टेंस एप्सिलॉन से छोटा है उस स्टेज के बाद। अब जो भी वो स्टेज है, फॉर एग्जांपल 4 5, जो भी स्टेज है उस स्टेज के बाद a5 के बाद हर ए एन का डिस्टेंस ए से एप्सिलॉन से छोटा है। जो सब सीक्वेंस है वो उसी के मेंबर्स हैं, और ये हो सकता है आपने कुछ छोड़े में लेकिन ऑर्डर चेंज नहीं हो रहा। तो दिस इम्प्लाइज
उसी स्टेज के बाद ए के एन और ए का डिस्टेंस भी किससे छोटा हो जाएगा, फॉर ऑल के एन, मतलब फिफ्थ स्टेज के बाद जो भी सब सीक्वेंस के मेंबर्स आ रहे हैं उनका डिस्टेंस भी किससे छोटा हो जाएगा, ए से, एप्सिलॉन से। एंड दिस इम्प्लाइज ए के एन कन्वर्जेस टू ए। इसका मतलब अगर कोई सीक्वेंस ए एन ए को कन्वर्ज करती है तो उसकी हर सब सीक्वेंस भी ए को ही कन्वर्ज करेगी।